बैठा लीजिए किसी भी नेता को, सिमरी बख्तियारपुर तो छोड़िए, सहरसा की बात करते हैं, मेरे सामने बैठा लीजिए किसी भी डिबेट में, हम चैलेंज करते हैं कि 10 मिनट के लिए बैठ जाएं वो। अगर 10 सवाल हमसे पूछें, 10 सवाल हम उनसे डिबेट के लिए दावत दे सकते हैं क्या आप नेताओं को? बिल्कुल दे। तो आप डिबेट के लिए आइए समीर अनवर साहब के साथ, जो इस इलाके के नेता हैं, जो रहे हैं। अगर आप डिबेट करना चाहें तो खुलेआम आप लोगों को चुनौती देना चाहिए। बिल्कुल, तो किसी भी बात पर, चाहे इकोनॉमी की बात कीजिए, सोसाइटी की बात कीजिए, अगर वो 10 लाइन बोल दें तो हमको जो कहना हो। तो हमको लगता है कि मेरे आने से जनता का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो सूरज एक बार उगता था और 2 साल बाद, 5 साल बाद फिर उगता था, फिर डूब जाता था, वो अब ऐसा नहीं। अभी हमको अच्छा लग रहा है कि वो छठ घाट पे दिखे हमको, अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में भर रात बैठे रहते हैं, अच्छा लग रहा है कि इलेक्शन अभी नहीं है लेकिन फिर भी गांव-गांव जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। वोट देना किसी को भी दीजिए, लेकिन ये जान के दीजिए कि आप क्यों दे रहे हैं, मजबूरी में। आज नवाब साहब बिल से बाहर निकल गए हैं, आज नवाब साहब छठ घाट पे जाते हैं, आज नवाब साहब झोला लेकर के जाते हैं लोगों को बांटने के लिए, कभी हमने ज़िंदगी में नहीं। तो विकास का मतलब होता है कि जनता को बेसिक जो चीज़ें होती है जनता की, वो मुहैया करें। जनता का फ़ायदा तब होगा जब आप अच्छे स्कूल बनाएं, जनता का फ़ायदा तब होगा जब हॉस्पिटल के लिए हमको दरभंगा, सहरसा, पटना नहीं जाना पड़े, जनता का फ़ायदा होगा जब हज़ारों टैलेंटेड बच्चे, आज की डेट में देख लीजिए किसी भी गांव से आपको 5 IIT नहीं मिलेगा, 5 मेडिकल के बढ़िया इसमें बच्चा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ स्कूल की आप हालत देख लीजिए, उसमें कोई करिकुलम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, हज़ारों टैलेंट बर्बाद है। एक भी बख्तियारपुर में एक भी अच्छा स्कूल, जिसमें ढंग का स्कूल, जिसको कहिए कि इंटरनेशनल लेवल का है या नेशनल लेवल का भी है, एक भी स्कूल। नवाबों के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि 2 नवाबों में जब झगड़ा होता था तो एक नवाब बोलता था कि तुम्हारे अगर बदमाशी करोगे तुम्हारे एरिया में हम स्कूल खोल देंगे। तो कभी नहीं चाहेगा कि आपके यहाँ बच्चे पढ़े लिखे निकले। अब ये जनता को सोचना पड़ेगा कि वो करना क्या है। आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वही हालत रखनी है जो आप एक इस्लामिया स्कूल की बदौलत, एक सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल की बदौलत, जो लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसा 5 स्कूल होता और वो 5 अच्छा होता, 2 भी अच्छा होता, 2 कॉलेज हो जाता, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आए थे, तो सबसे बड़ी कामयाबी जनसुराज की वो है कि जिस सेम हम कर रहे हैं, जैसे हमने इनको बिल से निकाल दिया वैसे बिहार में पार्टी ने बिल्कुल बिल से निकाल दिया। ये कामयाबी। हम आपको दूसरी चीज़ बता रहे हैं, दूसरी कामयाबी ये है कि आपको एक विकल्प दे दिया गया। ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, फेल कहाँ हुए, जनता की जितनी उम्मीदें थी शायद हम उस पर खरे नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम 1-2 सीट हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जीते। आज रीजनल पार्टी में सबसे बड़ा जो खिलाफ कर रहा है बीजेपी का और सबसे कड़े कमान से खड़ा है, वो कौन खड़ा है? केजरीवाल खड़ा है। सेम वही चीज़ है प्रशांत किशोर के लिए भी, जो बीजेपी की बी टीम कही जाए, या ऑपोजिशन की एक तरह से चाल। यही मेंटालिटी है कि अगर बैठने की बात आएगी तो शमीम अनवर ही बैठेगा। क्यों बैठने की बात आएगी तो शमीम अनवर क्यों बैठेगा? क्योंकि एक आम आदमी है, एक आम आदमी के घर से आता है, एक आम गाँव से आता है, तो बैठने की जब बात आएगी तो शमीम अनवर ही बैठेंगे। वो साथियों, बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। इसी प्रयोगशाला में एक ऐसी पार्टी जो बिहार में दस्तक दी है, जी हाँ, जनस्वराज पार्टी, जिनके नेता हैं अभी हमारे साथ हैं शमीम अनवर साहब, जो सिमरी बख्तियारपुर में लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। IAS शिक्षक हैं, लगभग 500 से ज़्यादा छात्रों को IAS बना चुके हैं, जो देश और दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आज शमीम अनवर से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस इलाके में क्रिकेट खेल के प्रति इनका काफ़ी प्रेम रहा है और क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी जलवा बिखेरा है। अब राजनीति में जलवा बिखरने के लिए सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे? लगभग सिमरी बख्तियारपुर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? सीख रहा हूँ, राजनीति सीख रहा हूँ। पहले कभी वैसा मौका नहीं मिला, पहली बार मिला है तो लोगों से मिलने जुलने से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और जितना लोगों से प्यार मिल रहा है उससे थोड़ी हिम्मत भी बढ़ रही है। जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख रहे हैं। तो जितनी प्रॉब्लम्स है लोगों की उसको कोशिश कर रहे हैं हम जानने की, सुनने की, और फिर उसके बाद जो भी इस लेवल पे मदद हो सकती है वो कर रहा हूँ। लगभग आप जो है कुछ सालों से या कुछ महीनों से लगातार सिमरी बख्तियारपुर में आप घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है सियासत जो है काफ़ी गहरी है, पुरानी सियासत है, पुराने लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आपको क्या कमी दिखती है इस क्षेत्र में जो होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ? सबसे पहली चीज़ तो है जो जनप्रतिनिधि हैं जितने भी यहाँ पे, वो एक बार उगते हैं सूरज की तरह, वो भी दूज के चांद की तरह। इलेक्शन के टाइम में 15 दिन 20 दिन आते हैं,
हाथ हिला करके सबसे बातचीत करते हैं, ले लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद गुमनाम हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि मेरे आने से जनता का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो सूरज एक बार उगता था और 2 साल बाद 5 साल बाद फिर उगता था, फिर डूब जाता था, वो अब ऐसा नहीं हो रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा बहुत सारी चीज़ें देख करके। जैसे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से तो एक्टिवली हम देख रहे हैं लोगों को, कभी नहीं आना जाना होता था। अभी हमको अच्छा लग रहा है कि वो छठ घाट पे दिखे हमको, अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में भर रात बैठे रहते हैं। अच्छा लग रहा है कि इलेक्शन अभी नहीं है लेकिन फिर भी गांव-गांव जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। तो इस तरह का बदलाव जो मुझे देखने को लगा, जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए पहले से। एक चीज़ जो अभी भी कमी हमको लग रही है अब तक जो नहीं दिखा है, वो है जो विधानसभा में या लोकसभा में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, तो जितनी बातें वहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर की होनी चाहिए, सहरसा की होनी चाहिए, वो कभी भी नहीं दिखती है। जो एक प्रतिनिधि को हमारी बातें वहाँ पे रखनी चाहिए, हमारी समस्याएं वहाँ पे रखनी चाहिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में, लेकिन कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, 5 मिनट का भी नहीं दिखेगा। लेकिन मेरी समझ से अब हम लोग जब इतना थोड़ा एक्टिव हुए हैं, बात करने लगे हैं, तो शायद आने वाले दिनों में वो भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप जैसे आपने कहा कि जो कमी थी, जो सूरज कभी कभी उगता था वो बार बार उगने लगा है, तो क्या ये सूरज को जो है आपने दस्तक दिए सूरज को निकालने के लिए, क्या आपने खोजा लगाया अगर बिहार की भाषा में कहें तो? नहीं, जनता ने लगाया है। जनता जो थी पहले से भी हम लोग यहीं पले बड़े हैं, पूरा जो भी हमारी उम्र बीती है अच्छा खासा यहीं पर रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए जो भी बाहर जाना पड़ा, वरना समाज से हमेशा जुड़ाव रहा। तो हमेशा ये शिकायत रही थी समाज की कि जो भी लोग होते हैं वो आते हैं, कभी 2 पार्टी है, 2 पार्टी में लगभग डिवाइडेड है कि भाई ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो जनता जब फिक्स रहती थी, जनता मजबूरी में वोट देती थी, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कभी आते नहीं थे, कभी उनके हाल चाल नहीं जानते थे। बस एक बार होता था, अपना 1-2 प्रतिनिधि हर जगह रखे हुए हैं, उनसे बातचीत होती थी, वो मैनेज कर देते थे, खुद से कभी नहीं आते थे। अब ये इतना ज़रूर एश्योर हो गया है कि अब ऐसे जनता नहीं मानेगी। ये श्योर है कि जनता के पास आपको आना पड़ेगा, जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे आपको जनता खदेड़ देगी। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में एक बात कही जा रही थी कि क्योंकि आपको पता है कि कई वर्षों से, कई सदियों से जो एक वर्चस्व रहा है, एक औरा रहा है एक पार्टी का, एक नेता का, जो नवाब साहब के नाम से हम खुलकर बात करते हैं कि हम पत्रकार हैं तो हम खुलकर बात कर सकते हैं, तो क्या लोगों के पास विकल्प नहीं था इसलिए लगातार वो जीत रहे थे? लोग तो यही बोल रहे हैं कि मजबूरी में जो भी हो रहा था कि देखिए, वोट देना किसी को भी दीजिए, लेकिन ये जान के दीजिए कि आप क्यों दे रहे हैं, मजबूरी में मत दीजिए। जैसे हमेशा यही होता था, कुछ बातें उन लोगों की अपनी पेट होती थी, उसको फैलाते थे वो, और वही 15 दिन पहले 20 दिन पहले उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी आसपास के जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ से डायरेक्ट फ़ायदा उठाते हैं, वो जनता को बाद में आकर के वर्गलाते थे। 15 दिन 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले माहौल बिल्कुल ख़राब है, लेकिन वो बदल जाता था क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता था, तो ये जीतेंगे या वो जीतेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। हमने वो इंश्योर कर दिया है कि आपके पास तीसरा ऑप्शन, विकल्प दे दिया अब हमने। हम ये श्योर कर रहे हैं कि आप आराम से जनता का वोट नहीं ले सकते हैं, चाहे वो नवाब हों या कोई हों। आज नवाब साहब बिल से बाहर निकल गए हैं, आज नवाब साहब छठ घाट पे जाते हैं, आज नवाब साहब झोला लेकर के जाते हैं लोगों को बांटने के लिए, कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा और किसी जनता ने नहीं देखा। आपके आने से जनता को, यानी सिमरी बख्तियारपुर की आवाम को फ़ायदा पहुँचने लगा। 100%। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कमी दिखती है जो होना चाहिए था और अब तक नहीं हुआ है, और आप उनको श्योर कैसे करेंगे कि इसको हम करके दिखाएंगे? सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी ज़रूरत है, जैसे विकास की बात ये लोग करते हैं, विकास का मतलब भी नहीं समझते हैं बहुत सारे लोग, सच्चाई यही है। विकास का मतलब सड़क बनना नहीं होता है, विकास का मतलब नाला बनना नहीं होता है, विकास का मतलब है कि जनता, विकास और वृद्धि में जो फ़र्क होता है, तो विकास का मतलब होता है कि जनता को बेसिक जो चीज़ें होती है जनता की वो मुहैया करा जाए। सड़क पे बाइक चलती है, सड़क पे ट्रैक्टर चलती है, यहाँ से बख्तियारपुर जाने में पहले 20 मिनट लगता था, अब 10 मिनट लगता है। इससे जनता का फ़ायदा नहीं होता है। जनता का फ़ायदा तब होगा जब आप अच्छे स्कूल बनाएं, जनता का फ़ायदा तब होगा जब हॉस्पिटल के लिए हमको दरभंगा, सहरसा, पटना नहीं जाना पड़े, जनता का फ़ायदा होगा जब हज़ारों टैलेंटेड बच्चे, आज की डेट में देख लीजिए किसी भी गांव से आपको 5 IIT नहीं मिलेगा, 5 मेडिकल के बढ़िया इसमें बच्चा नहीं मिलेगा, हज़ारों टैलेंटेड बर्बाद हो जाते हैं। IAS की कोचिंग में हमको कई सारे लोग, 1-2 लोगों ने कहा भी ये बात कि आप जो है 500 इंडिया से निकाल दिए, लेकिन अपने इलाके से एक भी नहीं निकाल पाए। अब उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं निकाल पाए, उसमें मेरी गलती नहीं है। हम लोग इस सवाल पर हम आएंगे कि आप जो कह रहे हैं कि आपने, मैंने इंट्रो में कहा कि लगभग आपने 500 से ज़्यादा
आईएएस बना चुके हैं, छात्रों को आईएएस बना चुके हैं, जो देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर से कोई भी क्यों नहीं बना? उसकी वजह वही है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जो बुनियादी ज़रूरियात है। जैसे आईएएस बनने के लिए डायरेक्ट कोई बच्चा, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप डायरेक्ट आके मेरे पास आईएएस बनना चाहिएगा, नहीं बन पाइएगा। आपकी जब तक बुनियाद सॉलिड नहीं हो, आपका कंपटीशन सेंट स्टीफेंस वाले से, आपका कंपटीशन हिंदू कॉलेज वाले से, आपका कंपटीशन उस बच्चे से जो देहरादून से आता है। हमारे यहाँ स्कूल की हालत क्या है? हमारे यहाँ स्कूल की आप हालत देख लीजिए, उसमें कोई करिकुलम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, हज़ारों टैलेंट बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे यकीन मानिए कि इतना टैलेंट था कि अगर शायद हमें स्कूलिंग अच्छी मिली होती, कॉलेज अच्छे मिले होते, आराम से मिले होते, तो आज इंडिया में हम टॉपर होते। 2 बार इंटरव्यू दिया आईएएस का। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक सांसद की बात बता रहे हैं, एक सांसद अपने सांसद निधि से 5 डीपीएस खोल सकते थे एक टर्म में। आज तक एक भी बख्तियारपुर में एक भी अच्छा स्कूल, जिसमें ढंग का स्कूल, जिसको कहिए कि इंटरनेशनल लेवल का है या नेशनल लेवल का भी है, एक भी स्कूल नहीं है। जब बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ के नहीं आएंगे, कहाँ से आगे जाएंगे? उसके बाद कॉलेज देख लीजिए, कॉलेज कहाँ जाना पड़ेगा? मिनिमम आपको पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। हज़ारों गरीब बच्चे पूरा टैलेंटेड होते हैं, यकीन मानिए बच्चों में कोई कमी नहीं होती है। ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको बुनियादी जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आपके बच्चे अगर ऐसे स्कूल से पास होंगे जहाँ पे हेडमास्टर को कुछ नहीं आता है, जहाँ पे टीचर को कुछ नहीं आता है, जहाँ पे क्लासेस नहीं होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होता है कि हम 2 बार इंटरव्यू में छटे। इंटरव्यू में क्यों छटे? क्योंकि हमको कभी उसका एक्सपोजर ही नहीं मिला था। कभी हमको क्या डिबेट में यहाँ पे स्कूल में शामिल ही नहीं कराया गया था। बच्चों के साथ कोई डिबेट ही नहीं होता है। टीचर की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कुछ दुनिया के बाहर की बात कर सके। किताब आते हैं, किताब पढ़ाते हैं, वो भी कितना पढ़ाते हैं सभी को पता है। तो जो बुनियादी ज़रूरियात है, बेसिक जो ज़रूरत है आईएएस बनने के लिए, आईआईटी बनने के लिए, आईएम्स में जाने के लिए, आप गारंटी के साथ अगर एक अच्छा स्कूल अगर करा दें और ढंग का 1-2 कॉलेज हो जाए यहाँ पे, सिमरी बख्तियारपुर में हो जाए, तो उसके बाद देखिएगा आईआईटी भी निकलेगा, आईएम्स भी निकलेगा, आईएएस भी निकलेगा। इस चीज़ के लिए वादे बहुत किए गए। आप जाहिर सी बात है, आप नेता हैं और पहली बार जनस्वराज यहाँ से, जाहिर सी बात है 2025 में इलेक्शन लड़ेंगी, तो आप भी हो सकता है कि यहाँ से प्रतिनिधि हो। तो क्या आप भी इसी तरह, जिस तरह से महबूब अली कैसर या पिछले जितना भी नेता रहे, हम एक का नाम लेने, दिनेश यादव हो और भी दीगर नेता रहे, वो वादा करके चले गए, क्या आप भी इसी तरह जनता से वादा करेंगे? फिर नहीं, हम सकता है वो पे आप पे भरोसा करें। हम बात वही कर रहे हैं। इसमें जनता को जगना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी नेता आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जितने भी नेता हैं, पुराने ज़माने में देख लीजिए, नवाबों के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि 2 नवाबों में जब झगड़ा होता था तो एक नवाब बोलता था कि तुम्हारे अगर बदमाशी करोगे तुम्हारे एरिया में हम स्कूल खोल देंगे। तो कभी नहीं चाहेगा कि आपके यहाँ बच्चे पढ़े लिखे निकले। अब ये जनता को सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वही हालत रखनी है जो आप रखनी है। हमारे एक शाकिर भाई यहाँ पे कल बात हो रही थी उनसे, उनकी बच्ची बीए करके बीएड करना चाह रही है। एक भी कॉलेज यहाँ पे आसपास नहीं है। अब उनके पास उतनी सलाहियत नहीं है कि वो पटना भेज सकें, हैदराबाद। अब यहाँ का बच्चा हैदराबाद जा करके बीएड कर रहा है। क्या तरीका है भाई? कारण पूछना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या रहा होगा? क्योंकि आपने बताया कि सांसद निधि से कॉलेज खोलने का या डीपीएस खोल सकते हैं हर साल में 1 या 2 या 5, तो क्या कारण है जो सिमरी बख्तियारपुर की जनता को जो नेता है वो देना नहीं चाहते? सेम कारण है कि जनता कभी भी एजुकेशन के लिए वोट ही नहीं देती है, जनता कभी हेल्थ के लिए वोट ही नहीं देती है। आप अपने सिमरी बख्तियारपुर में देख लीजिए, एक छोटा सा घाव होगा ना तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। अब मशीन है, वो चल नहीं रही है। मशीन है, ऑपरेटर नहीं है। आप जाइए, कुछ भी सर का दर्द लेके जाइए, आपको सहरसा रेफ़र करेगा। सहरसा जाइएगा, दरभंगा रेफ़र करेगा। दरभंगा जाइएगा, पटना रेफ़र करेगा। चूँकि कहीं भी बुनियादी जो सहूलियात होनी चाहिए, जिसको विकास कहते हैं, विकास इसी को कहते हैं। विकास का मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट हो, जो ग्रोथ हो, वो डेवलपमेंट के साथ हो। डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जिसमें जनता का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो समाजी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हेल्थ आता है, स्कूल आता है, वो बेसिक होता है। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो सड़क छोड़ी कमज़ोर भी होगी तो कैसे न कैसे वो निकल के चले जाएंगे। बच्चे अगर हेल्थ फैसिलिटी आपके पास अच्छी है तो आपकी कमाई अच्छी होगी, आपकी सेहत पे खर्चा नहीं होगा, वो पैसा बचेगा, वो पैसा फिर से बच्चों के इसमें लगा सकते हैं। आप आने वाले चुनाव में यहाँ से प्रतिनिधि होंगे, जनता के पास जब आप जाएंगे तो क्या बात रखेंगे जो जनता आप पे विश्वास करे? सेम यही चीज़ है, कोई अलग सी बात नहीं होगी कि आप जगिए, आप जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन ये सोच के दीजिए कि आप क्यों दे रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम के नाम पे मत दीजिए, जात पात के नाम पे मत दीजिए, हमारा एक खूटा है टूट जाएगा उसके नाम पे मत दीजिए। सिंपल ये दीजिए कि भाई ये आदमी हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको काम क्या चाहिए। जनता को यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका काम ये है कि आपके बच्चों के लिए एजुकेशन है कि नहीं, आपके घर वालों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ है कि नहीं। आज की डेट में अगर देखिए कितने भी लोग हैं, एक छोटे से ऑपरेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। अब मान लिया कि एक फैमिली को अगर एक बार पटना जाना पड़े 2 लाख खर्चा हो गया, 1.5 लाख खर्चा हो, अगर वो 2 लाख बचा रहेगा तो एक बच्चे की पूरी पढ़ाई निकल जाएगी अच्छे से। आपको कॉलेज के लिए बच्चे को पटना भेजना पड़ता है, 15,000 रुपया 20,000 रुपया पटना दिल्ली भेजना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। कितने लोगों की हैसियत है यहाँ पे जो कर पाएंगे। तो अगर आप एजुकेशन के लिए वोट दीजिएगा, अगर आप हेल्थ के लिए वोट दीजिएगा, तो आपको आने वाली जनरेशन को, हो सकता है कि हम लोगों की जनरेशन को बहुत फ़ायदा नहीं हो और ये लंबा टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं कि आज जब पिछले 25 साल 30 साल 40 साल से देख रहे हैं, आज तक एक इस्लामिया स्कूल की बदौलत, एक सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल की बदौलत जो लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसा 5 स्कूल होता और वो 5 अच्छा होता, 2 भी अच्छा होता, 2 कॉलेज हो जाता, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता। अब शिक्षा की पहली बात करेंगे लोगों के पास, उसके बाद हेल्थ के लेकर बात। हाँ, बस शिक्षा और हेल्थ की बात होगी कि किसी भी बात पे आप वोट मत दीजिए, इतने साल से देते आ रहे हैं, किसी भी बात पर मत दीजिए। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पे चलाइए, उस पे वोट दीजिए। जो नेता आपको करता है या कहता है, या जो स्कीम दिखाता है आपको, इतने दिनों से हवाबाजी हो रही है, जो आपको प्रॉपर स्कीम दिखाता है। एक होता है कि इकोनॉमी की पहचान भी नहीं होती है, आप उस नेता का वोट करते हैं। बैठा लीजिए किसी भी नेता को, सिमरी बख्तियारपुर तो छोड़िए, सहरसा की बात करते हैं, मेरे सामने बैठा लीजिए किसी भी डिबेट में, हम चैलेंज करते हैं कि 10 मिनट के लिए बैठ जाएं वो। अगर 10 सवाल हमसे पूछें, 10 सवाल हम उनसे डिबेट के लिए दावत दे सकते हैं क्या आप नेताओं को? बिल्कुल दे। तो आप डिबेट के लिए आइए समीर अनवर साहब के साथ, जो इस इलाके के नेता या जो रहे हैं, अगर आप डिबेट करना चाहें तो खुलेआम आप लोगों को चुनौती देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसी भी बात पर, चाहे इकोनॉमी की बात कीजिए, सोसाइटी की बात कीजिए, अगर वो 10 लाइन बोल दें तो हमको जो कहना हुआ कहिए। ठीक है, अब सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की बात हो गई। हमने पहले शुरुआत में एक बात कही थी कि राजनीति का प्रयोगशाला बिहार को कहा जाता है, और प्रयोगशाला में एक नई पार्टी प्रयोग हो रही है। हालांकि 3-4 जगह प्रयोग हुआ तो वहाँ पे जनस्वराज फेल रही। क्या दुख हुआ सुन के? नहीं, देखिए, उसको फेल इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कामयाबी का अलग अलग डिफिनेशन है। जैसे एक सोचिए, एक छोटा सा मोबाइल है, आज हम लोगों के हाथ में है। किसी ने इसको सोचा होगा ना कि भाई मोबाइल बनना चाहिए, किसी ने इस पे पहला काम किया होगा, शुरुआत हुई होगी। किसी ने इसका कोई पुर्जा बनाया होगा, फेल हो गया, वो मर भी गया होगा, उसको कोई जानता भी नहीं। लेकिन बुनियाद किसने रखी? उसी ने रखी। हम ईजाद करने वाले से ज़्यादा हम उसको अहमियत देते हैं जिसने कभी ये सोचा होगा और ये बुनियाद रखी होगी। तो कामयाबी की सबसे पहली कामयाबी जनस्वराज की हम बता रहे हैं कि आज दोनों मेजर पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पहले बाईपोल को, कभी पूरे इतिहास में बिहार के इलेक्शन में बाईपोल में इतने बड़े लोग कभी नहीं गए होंगे। लालू यादव पूरे लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ अपनी बेटी के इसमें गए थे, सिर्फ अपनी बेटी का प्रचार करने के लिए गए थे। इस बार वो बेलागंज में तंबू गाड़े, तेजस्वी यादव गए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, जदयू के बड़े बड़े नेता आए। क्यों आए वो लोग? आप कभी बख्तियारपुर में इसमें बाईपोल हुआ था जो 1 सीट के लिए हुआ था, कितने लोग आए थे? कोई नहीं आए थे। तो सबसे बड़ी कामयाबी जनस्वराज की वो है कि जिस सेम हम कर रहे हैं, जैसे हमने इनको बिल से निकाल दिया, वैसे बिहार में पार्टी ने बिल्कुल बिल से निकाल दिया। ये कामयाबी। हम आपको दूसरी चीज़ बता रहे हैं। दूसरी कामयाबी ये है कि आपको एक विकल्प दे दिया गया। ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, फेल कहाँ हुए? जनता की जितनी उम्मीदें थी शायद हम उस पर खरे नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम 1-2 सीट हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जीतें। मेहनत बहुत की गई, लेकिन वही बाईपोल्स है, एक पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट के साथ उसने किया, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं फेल। लेकिन अगर 4 फ्रंट लेंगे तो 3 पे हम कामयाब है, 1 पे फेल हुए हैं। एक क्वांटिटी होती है कि नंबर है, 4 सीट में हम लड़े, 4 में से एक भी पार्टी 4 सीट नहीं लड़ी, अकेले जनस्वराज 4 सीट पे लड़ी। 10 दिन पहले हमको सिंबल मिला, सिंबल में 3 दिन 4 दिन इसमें चला गया आपको छठ पर्व में, और वहाँ पे पर्व था चला गया, तो 4 दिन 5 दिन जनता के पास जाने के लिए था। हो सकता है जनस्वराज को लोग जानता हो, लेकिन 10% लोग भी उसका बस्ता ये है वो नहीं जानते थे। 2-3 सवाल करेंगे, क्योंकि जो भी पार्टी आती है, केजरीवाल साहब आए तो कहा गया कि बीजेपी की बी पार्टी है। इसी तरह बिहार में ऐसा कहा जा रहा कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बी पार्टी बनाकर भेजा, ये बीजेपी की बी पार्टी है। तो क्या बिहार में लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के लिए एक बी टीम को तैयार किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है ना, और उसके बाद वही चीज़ होती है कि इतना हड़कंप मचा दिया इसने कि इसके खिलाफ आप क्या, मेरे खिलाफ क्या आप लाइएगा,
तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में लाइएगा, फेनसाहा का है ये लाइएगा, और कहाँ से इतना पैसा लाएगा ये लाइएगा। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा नहीं है तो आप बोलिएगा बीजेपी की बी टीम है। सही बोले, आपके केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बोला था। आज रीजनल पार्टी में सबसे बड़ा जो खिलाफ कर रहा है बीजेपी का और सबसे कड़े कमान से खड़ा है, वो कौन खड़ा है? केजरीवाल खड़ा है। सेम वही चीज़ है प्रशांत किशोर के लिए भी, जो बीजेपी की बी टीम कही जाए, ये ऑपोजिशन की एक तरह से चाल है। बीजेपी बोलता है कि हम लोग आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी और जदयू वाले बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी की बी टीम है। तो सिर्फ कहा जाता है ओवैसी साहब को भी बीजेपी की बी टीम से, खैर उन पे हम नहीं बात करना चाहते हैं। जनसुराज की जहाँ तक बात है तो प्रशांत किशोर 243 सीट पे लड़ने की बात कर रहा है, किसी से गठबंधन की बात नहीं कर रहा है। आज अगर किसी पार्टी से गठबंधन कर दीजिए, तुरंत बीजेपी की बी टीम का टैग हट जाएगा, चूँकि उनको पता है कि अकेले कोई जीत नहीं पाएंगे। 10-10 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, प्रशांत किशोर नई पार्टी होकर के भी अकेले लड़ रहे हैं। तो ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं तो दो ही मुद्दा उठाते कि बीजेपी की बी टीम है और इतना पैसा कहाँ से लाए हैं। हाँ, वही सवाल था कि पैसा कहाँ से लाए। पैसा कहाँ से लाए हैं? तो पैसा तो प्रशांत किशोर ओपन बोलता है कि हम इतना कमाए हैं, इतना लिए हैं, 100 करोड़ लेते हैं, उसमें से खर्चा किए हैं आप। अब यही आरोप आपको केंद्रीय बख्तियारपुर पर लगेगा कि जनसुराज, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाई मुसलमान का वोट लेने के लिए इनको उतारा गया है, मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा, उधर बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, सेम वो फैलाया जाएगा। हम एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं आपको। एक तरियामा में बैठे हुए थे और मेरे एक दोस्त के घर पे बैठे हुए थे, तो सभी लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत चली। तो एक चचा थे वहाँ पर बैठे हुए, तो पूछे हमसे कि तुम नसीम अशरफ बेटा? हमने जी। तो इसी बात चली तो बोले कि बहुत लोग थे वहाँ पर, 15-20 लोग थे, तो हमको बोले कि 2 आदमी खड़े हो बेटा तो तीसरा जीत जी। तो हम बोले कि ठीक है, उनको 10 लोग जाके बोलिए कि बैठ जाएं। हम लोग बोलिए कि 2 आदमी खड़े हुए तो उनको बोलिए कि यूसुफ साहब को बैठ जाएं। तो सब लोग हंस दिए। तो हम बोले कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, बोलिए जा करके। मेरा दोस्त जो था वो भी हंस दिया। तो हमने उससे यही चीज़ पूछा कि तुम हंसे क्यों? तो वो शर्मा गया। हम बोले नहीं, यही मेंटालिटी है कि अगर बैठने की बात आएगी तो शमीम अनवर ही बैठेगा क्यों? बैठने की बात आएगी तो शमीम अनवर क्यों बैठेगा? चूँकि एक आम आदमी है, एक आम आदमी के घर से आता है, एक आम गांव से आता है, तो बैठने की जब बात आएगी तो शमीम अनवर ही बैठेंगे, वो नहीं बैठे।